हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग ये दोनों आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं। तो अब बात करते हैं कि ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो उसके लिए हमने कुछ फैक्टर्स को कंसीडर किया है, उसके आधार पर आपको बताएंगे कैसे टिग वेल्डिंग प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग से अलग है। सबसे पहले है इन्वेंशन। टिग वेल्डिंग को वर्ष 1942 में रसेल मेरेडिथ ने इसको इन्वेंट किया था और इस वेल्डिंग को अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी ने एक नया नाम दिया, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग को टिग वेल्डिंग का एडवांस वर्जन कहा जाता है। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग की इन्वेंशन वर्ष 1953 में रॉबर्ट एम गेज ने इसको इन्वेंट किया था। तो बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर वेल्डिंग इक्विपमेंट की। टिग वेल्डिंग को जब करते हैं तो उस समय जो हमें वेल्डिंग इक्विपमेंट चाहिए वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, वो लेस कॉस्टली होते हैं। लेकिन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले वेल्डिंग इक्विपमेंट ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इसमें जो टॉर्च मेंटेनेंस है वो क्रिटिकल रहती है। उसके बाद है इलेक्ट्रोड। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का हम यूज़ करते हैं। जो अगर आप देखें यहाँ पर ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड है जो नॉन कंज्यूमेबल है, और यहाँ पर भी ये जो इलेक्ट्रोड है ये भी टंगस्टन की बनी हुई है। तो जो इलेक्ट्रोड होती है वो टंगस्टन या फिर टंगस्टन अलॉय की बनी होती है, क्योंकि जो टंगस्टन का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है सभी प्योर मेटल्स के बीच में। तो इसलिए इसको हम जो टंगस्टन का बनाते हैं। और टंगस्टन इलेक्ट्रोड पर जिरकोनियम ऑक्साइड की भी कोटिंग की जाती है ताकि जो करंट कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके, और साथ में जो आर्क स्टेबिलिटी हो या फिर आर्क की जो स्टार्टिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है और इलेक्ट्रोड की लाइफ भी बढ़ जाती है। उसके बाद है फिलर मटेरियल। जो फिलर मटेरियल है इसको हम वेल्डिंग रोड भी कहते हैं, और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि हमें कुछ अलग से फिलर मेटल का, जब वेल्डिंग जॉइंट में कोई फिलर मेटल जब इंसर्ट करना है तो फिलर रोड का यूज़ करते हैं। जो फिलर रोड अगर आप देखें, ये फिलर रोड है, आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही है, जिसे हम यूज़ करते हैं टिग वेल्डिंग में। तो टिग वेल्डिंग में जो फिलर रोड हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर कॉपर कोटिंग भी की जाती है ताकि इसको हम प्रोटेक्ट कर सकें कोरोजन से जब इसको स्टोरेज किया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो फिलर रोड होती है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में ये ऑप्शनल होती है, इसको यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है आर्क कंस्ट्रक्टेड। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में जो आर्क जनरेट होती है वो कंस्ट्रक्टेड नहीं होती, और जो आर्क होती है वो कोनिकल आर्क इसमें बनती है, और इसमें जो हीटेड एरिया होता है वो वेरीज करता है इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के डिस्टेंस के बीच में, वो उस पर वो वेरी करता है। तो कह सकते हैं कि जो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है इसमें जो हमें वर्कपीस पर वाइड हीट पैटर्न हमें मिलता है, जबकि जो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है इसमें जो आर्क होती है वो कंस्ट्रक्टेड आर्क होती है, क्योंकि वो एक नोजल के ओरिफिस से आती है जिसके कारण वो कंस्ट्रक्टेड होती है, कोलिमेटेड होती है, फोक्स्ड होती है, और यहाँ जो आर्क हमें मिलती है वो सिलेंड्रिकल होती है। और इसमें जो हीटेड जो एरिया है उसमें बहुत कम चेंज आता है। उसके बाद है आर्क टेम्परेचर। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जो आर्क टेम्परेचर है वो तकरीबन 28,000 डिग्री सेल्सियस तक आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 3,000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। उसके बाद है पेनिट्रेशन। जो पेनिट्रेशन होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के केस में, इसमें ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन नहीं होता, लेकिन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में जो पेनिट्रेशन है वो डीप भी होता है और साथ में नैरो भी होता है, और इसमें जो हमें मैक्सिमम जो डेप्थ मिलती है वो 12 से 18 mm तक हो सकती है, और वो डिपेंड करता है मटेरियल पर। उसके बाद है मेटल डिपोजिशन रेट। जो मेटल डिपोजिशन रेट होता है टिग वेल्डिंग के केस में वो ज़्यादा फास्ट नहीं होता, लेकिन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में मेटल डिपोजिशन जो रेट होता है वो फास्ट होता है। उसके बाद है एनर्जी कंसंट्रेशन। टिग वेल्डिंग में जो एनर्जी कंसंट्रेशन है वो कम होती है, जबकि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में एनर्जी कंसंट्रेशन
ज़्यादा होती है। उसके बाद है नोजल ओरिफिस। अगर हम देखें यहाँ पर सीधा हमारे पास टिग वेल्डिंग में टंगस्टन इलेक्ट्रोड होती है, तो अलग से इसमें नोजल आपको नज़र नहीं आएगी, तो इसमें हमें नोजल ओरिफिस को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में हमें नोजल ओरिफिस को कुछ टाइम बाद इसको रिप्लेस करना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद है सील्डिंग गैस। अगर हम देखें टिग वेल्डिंग में यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट ट्यूब है, कॉन्टैक्ट ट्यूब में यहाँ पर अगर देखें ये सील्डिंग गैस हमें मिल रही है। जो सील्डिंग गैस है वो कवर करती है, जो वेल्ड पूल होता है उसको ये कवर करती है। सील्डिंग गैस का काम होता है कि जो वेल्डेड जो एरिया है उसको एटमॉस्फेरिक गैसेस से उसको प्रोटेक्ट करना है, जैसे एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑक्सीजन से उसको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो वेल्डिंग ज्वाइंट होता है उसमें डिफेक्ट आ जाते हैं, जैसे पोरोसिटी नामक डिफेक्ट इसमें आ जाता है। तो टिग वेल्डिंग में आर्गन, हीलियम, आर्गन प्लस हीलियम, ये कुछ जो सील्डिंग गैसेज हैं इनका प्रयोग किया जाता है। और जो सील्डिंग गैस की जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करती है कि किस टाइप के मटेरियल को हमें वेल्ड करना है, ज्वाइंट का डिज़ाइन क्या होता है, या फिर वेल्डिंग की जो अपीयरेंस क्या रहेगी, फाइनल वेल्डिंग अपीयरेंस क्या होगी। अगर हम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग की बात करें, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के साथ में अगर आप देखें यहाँ पर जो ओरिफिस गैसेज आती हैं, ओरिफिस गैसेज के बाद यहाँ पर ये अलग से इसमें जो वाटर कूल्ड टॉर्च बॉडी होती है, और उसके बाद यहाँ पर सील्डिंग गैसेज होती हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही हैं सील्डेड गैसेज की हैं। जो सील्डेड गैसेज होती हैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में, वो आर्गन हो सकती है, हीलियम हो सकती है, आर्गन प्लस हाइड्रोजन हो सकता है, आर्गन हीलियम हो सकता है। और अगर हम बात करें आर्गन को ज़्यादातर इसमें यूज़ किया जाता है। आर्गन प्लस हाइड्रोजन जो गैस मिक्सचर है वो हमें ज़्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करता है आर्गन के कंपैरिजन में। और आर्गन प्लस हाइड्रोजन को हम मेनली इसमें यूज़ करते हैं जब हमें निकल बेस अलॉय, कॉपर बेस अलॉय या स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करनी होती है, और इस केस में भी आर्गन को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हार्ड ब्रिटल मटेरियल कटिंग। जो टिग वेल्डिंग होता है, इस वेल्डिंग के द्वारा हम कटिंग नहीं कर सकते हार्ड ब्रिटल मटेरियल की, लेकिन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में जो हार्ड और ब्रिटल मटेरियल हैं उनकी कटिंग करना संभव होता है। उसके बाद है स्किल्ड ऑपरेटर। टिग वेल्डिंग में हमें स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम बात करें प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, कि ज़्यादा स्किल्ड ऑपरेटर की हमें इसमें ज़रूरत होती है। उसकी जो स्किल है टिग वेल्डिंग के ऑपरेटर से ज़्यादा स्किल होती है। उसके बाद है पावर सप्लाई। जो पावर सप्लाई की अगर हम बात करें टिग वेल्डिंग के केस में, मोस्टली इसमें हम यूज़ करते हैं DCEN, मतलब कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है जब हम वेल्डिंग करते हैं स्टील, निकल या टाइटेनियम की। और जब हम ऑटोमेटिक टिग वेल्डिंग करते हैं तो उस केस में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की वेल्डिंग की जा सकती है। लेकिन जब हम बात करें जो पावर सप्लाई की बात करते हैं, टिग वेल्डिंग में डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव उसको बहुत कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसका तभी यूज़ करते हैं जब सैलो वेल्ड करने होते हैं, क्योंकि उस समय हमें बेस मटेरियल पर कम हीट की ज़रूरत होती है। और अल्टरनेटिंग करंट से भी वेल्डिंग की जाती है जब हम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की वेल्डिंग करते हैं, तो AC का यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम प्लाज्मा आर्क की वेल्डिंग की बात करें, तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में भी हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव का नॉर्मली प्रयोग किया जाता है, DC का। और जब हमें वेल्डिंग करनी होती है एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के केस में जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाती है। एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है, हम DCEP का प्रयोग करते हैं, मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है और वर्कपीस नेगेटिव होता है। तो मेनली DC से काम चल जाता है प्लाज्मा में, और ज़्यादातर टिक को AC पे करते हैं और DC पे भी इसको किया जा सकता है। उसके बाद है वेल्ड क्वालिटी। जो वेल्डिंग ज्वाइंट हमें मिलता है उसकी जो वेल्ड क्वालिटी होती है वो हाई वेल्ड क्वालिटी होती है टंगस्टन के केस में, टिक के केस में। लेकिन अगर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग की बात करें, इस दौरान जो हमें वेल्ड क्वालिटी मिलती है वो टिक के कंपैरिजन में उससे बहुत बढ़िया मिलती है, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि हम एक नोजल के ओरिफिस से एक फोक्स इलेक्ट्रिक आर्क को डायरेक्ट करते हैं वर्कपीस के ऊपर।
उसके बाद है प्रोसेस कंट्रोल, कि जो टिग वेल्डिंग होती है इस पे अगर हम बात करें प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के कंपैरिजन में कम कंट्रोल होता है, लेकिन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग पर हमारा ज़्यादा कंट्रोल रहता है टिग के मुकाबले। उसके बाद है टॉर्च, कि जो टिग वेल्डिंग में टॉर्च हम यूज़ करते हैं उसको हम वेल्डिंग टॉर्च कहते हैं, और वो जो वेल्डिंग टॉर्च होती है उसके अंदर ही एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होती है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये हमारी वेल्डिंग टॉर्च है जिसे हम यूज़ करते हैं टिग वेल्डिंग में। और इसके साथ में अगर आप ये वायर देखें, ये जो ट्यूब है इसके साथ ही शील्डिंग गैस आती है। अगर हम बात करें प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग की तो इसमें प्लाज्मा टॉर्च का प्रयोग किया जाता है, जो आपको डायग्राम में नज़र आ रही है। प्लाज्मा टॉर्च दो प्रकार की होती है, एक ट्रांसफर्ड आर्क टाइप होती है, दूसरी नॉन ट्रांसफर्ड आर्क टाइप होती है। उसके बाद जो ये टॉर्च हम यूज़ करते हैं ये वाटर कूल्ड होती हैं, क्योंकि इससे कि जो नोजल और इलेक्ट्रोड की लाइफ को इंक्रीज किया जा सकता है। उसी प्रकार जो वेल्डिंग टॉर्च होती हैं टिग के केस में वो भी एयर और वाटर कूल्ड होती हैं। उसके बाद आता है मटेरियल, कि किस मटेरियल के लिए हम इसको वेल्ड कर सकते हैं। जो टिग वेल्डिंग होती है, टिग वेल्डिंग को जो थिन सेक्शन होते हैं स्टेनलेस स्टील की, ज़्यादातर नॉन फेरस मेटल जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर अलॉयज़, निकल, टाइटेनियम, इनके लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसके अतिरिक्त जैसे हमने बात की एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की जो वेल्डिंग करते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करते हैं, लेकिन डीसी का भी इसमें यूज किया जा सकता है। और जो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग होती है इसका हम प्रयोग करते हैं कि जो मेटल हम टिग से जोड़ सकते हैं वो वेल्ड हम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग से भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट वेल्ड इन मेटल होते हैं जैसे ब्रोंज, कास्ट आयरन, लेड, मैग्नीशियम, तो उसको हम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है इससे हम प्लाज्मा कटिंग कर सकते हैं, अंडर वाटर कटिंग कर सकते हैं, प्लाज्मा स्प्रे कोटिंग कर सकते हैं, और इवन हीटिंग भी की जाती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि ये दोनों प्रोसेसेस हैं ये किस प्रकार से इनको किया जा सकता है, कि जो टिग वेल्डिंग होती है इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं और इसको ऑटोमेटिक भी किया जा सकता है। उसी प्रकार प्लाज्मा आर्क जो वेल्डिंग है इसको हम हैंड ऑपरेटेड भी कर सकते हैं, और जो इसको मैकेनाइज्ड भी किया जा सकता है, मतलब कि ऑटोमेटेड भी इसको किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंस हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।